आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से अध्ययन श्रृंखला में आज यह दूसरा वीडियो है। और साथियों, हम लोगों ने कल भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से किया था अध्ययन, और आज अपभ्रंश साहित्य पर करने वाले हैं चर्चा। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। अपभ्रंश और हिंदी। अपभ्रंश और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर करेंगे चर्चा। तो देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी जात के विकास का इतिहास है, ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जात, मराठी साहित्य मराठी जात और गुजराती साहित्य गुजराती जात के विकास का इतिहास है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जाति का विकास कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इन जातियों का विकास जो है वो अकस्मात नहीं होता है, विकास धीरे धीरे होता है और इसका बीज जो है अपभ्रंश साहित्य में ही अखुआ चुका था। लेकिन इस प्रकार वनस्पति शास्त्री या प्राणी शास्त्री रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में नैरंतर्य या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है। उसके नैरंतर्य में अनैरंतर्य या अविच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। विच्छिन्नता अविच्छिन्नता का यह नैरंतर्य यानी कंटिन्यूयम आगे की परिस्थिति में थोड़ा परिवर्तित होकर क्षणता और बनता है। इस छनने और बनने के पीछे युग की कुछ स्वीकृतियां अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं, शेष अस्वीकृति अथवा रूपांतरित हो जाती है। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य में विरासत के रूप में मिले हैं। यानी बच्चन सिंह का यह कथन आप कोट्स कर सकते हैं कि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं, ऐसा कहने वाले हैं बच्चन सिंह। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में हिंदी साहित्य में जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। इसमें 3 कोटियां आपको देखने को मिलेंगी। पहली कोटि है अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, ऐसा मानने वाले राहुल सांकृत्यायन, चंद्र शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। वहीं अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विचार है। वहीं चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा विचार रामविलास शर्मा जी का मिलता जुलता विचार ऐसा ही है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने सन 1921 ईस्वी में नागरी पचाणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला शुरुआत की थी, और अब इन लेखों को पुस्तकाकार कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से, यानी यह कथन जो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कथन है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखते हैं कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की मान्यता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति है और वह कई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति दूसरे कारक का काम चलने लगा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। गुलेरी जी ने अपभ्रंश को स्पष्टतः 2 भागों में विभक्त करते हैं,
पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को ही हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं और गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद्र के व्याकरण का उल्लेख दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थी। सन 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्रकाशित बौद्ध गान आ ओ दोहा, काफी इंपॉर्टेंट रचना है यह रचना जो है आपकी बौद्ध गान आ दोहा पूछा जाता है। यह हरप्रसाद शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है, भी देखने में नहीं आया, इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। आचार्य शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ने और शुक्ल जी ने, दोनों लोगों ने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में शुक्ल जी लिखते हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृताभास प्राकृत रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर विरोध भी मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय यानी विक्रमी संवत 1050 में पाते हैं, तो दूसरी और वे बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है, और इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कड़ाहपा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कड़ाहपा का काल 900 विक्रमी संवत के उपरांत ठहराया है। राहुल जी यानी राहुल सांकृत्यायन जी काव्यधारा 1945 में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जात की भाषा मानते हैं। उनका कहना है कि सुबंध तिंगत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में पाली और प्राकृत ने ही संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा। और अपभ्रंश क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो जाता है और उसने नए सुबंतों तिंगतों की सृष्टि की। उनकी सृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जायात्मक यानी गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते हैं। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं हम लोग। वे कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला, जैन प्रभावापन्न परनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं, और दूसरा है मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में उन्होंने हेमचंद्र के व्याकरण, मेरतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान के संदेश रासक प्राकृत पैंगलम में उदाहरित लोक भाषा के छंद को रखते हैं। तो वहीं दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गई है। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा
का साहित्य कहते हैं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। संदेश राशक की गणना वे परनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। कीर्तिलता के औहट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को द्विवेदी जी परनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं। प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इसमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी हैं। शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं कि सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। सिद्ध कड़ापा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। उच्चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन और बंगला साहित्य के इतिहास में औहट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों, मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धोनाथों का प्रभुत प्रभाव पड़ा है। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते। वे भाषा वैज्ञानिकों की चिरपरिचित अवधारणा को संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा का विकास मानते हैं। साफ इनकार कर जाते हैं। किशोरीदास वाजपेयी जी ने उल्लेख करते हुए लिखा है कि आद्य, मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नशेनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिसमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए अपर्याप्त आत्मविश्वास है। किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती हैं। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप लेती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है, तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल, विषम रूप तथा गत्यात्मक होता है और इसलिए उसमें ताजगी और मिठास होती है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होता है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नशेनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया वह सही है, यानी ये रामविलास शर्मा जी के विचारों से सहमत दिखाई देते हैं। आगे, पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से निर्मित हुई होंगी। उनकी ध्वनियां आसमान से तो टपकी नहीं, वे भी समाज की ही देन है। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। यदि ये कृत्रिम है तो बौद्ध सिद्धों और जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया?
अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी की बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों पर सर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है, न प्राकृत से न संस्कृत के। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तन वर्तमानता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है, पर विधाओं का चयन परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत तो कभी दोहा तो कभी कवित सवैया, कभी हर गीत का तो कभी मुक्त छंद। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों को खोजने के अभाव में साहित्य का समाज संपृक्त इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में इतिहास श्रेष्ठ भी निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरणिक ढांचा प्राकृत से लेते हुए भी अपभ्रंश लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्ण करता हुआ प्रतीत होता है। छंद उसने लोक से लिया। लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य को भी स्वीकार कर लिया। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग इन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहाबंद के अंतर्गत माना जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहां से प्रश्न आता है साथियों, याद रखिएगा। दूसरा छंदबद्ध है पद्धड़िया या अलिहल। ये चौपाई छंद से मिलते जुलते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिनदत्त सूर्य ने अलिह का प्रयोग किया। पद्धड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा। यूं दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरहपाद मालूम पड़ते हैं। सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप गृहीत होता है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया, बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया है। कबीरदास में जो उलटवांसिया और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं, वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान है। आरंभ में रास एक गेय छंद था, जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया है। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पय, कुंडलियां, रोला, उलाला, फाग, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद थे।
इनमें से कुछ हिंदी के में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए। हिंदी में इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया गया कि ये काव्य रूप उनकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश चर्या गीत बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी में प्राप्त हुई उस मात्रा में न गुजराती को मिली न बंगला को। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर उन्होंने 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला सिद्ध काव्य, दूसरा जैन काव्य और तीसरा बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश के अंतिम काल को 14वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज तथा मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक ओर अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अतः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया किंतु उनकी विषय वस्तु की अंतर योजना बदल गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य में रचना की शुरुआत कब से शुरू हुई यह कहना कठिन है, पर कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। एक उदाहरण देखते हैं: मोरा परहुल हंस विहंगम, अलिगय पव्वय सरिह कुरंगम, तुझ्झम कारणे रणारे ममन्ते, कोणहु पुच्छ्यों मयि रोवन्ते। ध्वनि पद संघटना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं है, अपभ्रंश की रचना है, पर कुछ विद्वान इसे परवर्ती मानते हैं। उद्योतन सूर्य के कुबलय माला में 3री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक के अपभ्रंश के उदाहरण मिल जाएंगे, पर 8वीं शताब्दी में सिद्धों और जैनियों के प्रामाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। अब हीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। धीरे धीरे यह समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई, पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल में पाई जाती हैं। लोगों ने प्रश्न किया कि इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा, मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती। मध्य देश में भी ब्रज भाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे, वे कोसलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का मंत्री रैणा धनंजय मान्य खेत ले गया था। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मान्यखेट चले गए। राष्ट्रकूट जैन थे, उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया। मध्य देश के प्रतिहारों का राज्य था। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था। कान्यकुब्ज उनकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रश्रय दिया, लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे, जैसा स्वयंभू पुष्पदंत ने से स्वतः सिद्ध है। पूरब में पाल राज्य के अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पाल वंश गणेरिया वंश था। द्विजातियों की ही तरह उसने संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया। अपभ्रंश लोकोन्मुख भाषा थी। उस राज्य में भी इसे
प्रोत्साहन और संरक्षण मिला, पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही जाता है। जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पश्चिम भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथों में था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और वह जैनियों के हाथों में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई। इसके बाद साथियों बौद्ध साहित्य पर चर्चा हम लोग करेंगे कल की पाठचर्या में। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।